ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो क्रैश कोर्स सीरीज जो 67th बीपीएससी के लिए लेके आ रहा है नीडी क्लासेस, उसमें हम लोग हिस्ट्री लूसेंट हिस्ट्री कर रहे थे। तो उसमें हम लोग अभी पार्ट 3 में सिंधु सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 जो है वो काफ़ी इंट्रोडक्शन वीडियो था हिस्ट्री में, पार्ट 2 भी था, ये पार्ट 3 है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हमारा टॉपिक हो जाता है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। और कार्बन 14 जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये सिंधु सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक की थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। कार्बन 14 जो है वो एक कार्बन 14 जो है वो एक पदार्थ है, एक एलिमेंट है, और इसके द्वारा कार्बन का ये एक आइसोटोप है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है कि किसी भी पदार्थ में C14 रहता है, तो जैसे जैसे वो पदार्थ पुरानी होते जाती है उसमें कार्बन 14 की मात्रा कम होते जाती है। और इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, R.D. साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्रिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इस सभ्यता के निवासी कौन से थे? द्रविड़ थे, आर्यन नहीं थे। इनके बाद आर्यंस आए हैं, तो इसलिए ये निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सूतका गेंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा। अब मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जो मांडा भी कहा जाता है। ये उत्तरी पुरा स्थल है और ये कहाँ है? चिनाब नदी के तट पे। और दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप लोग ये हड़प्पा संस्कृति को माने और यहाँ अगर हम लोग नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट लिखे, तो पूर्व में जो है वो आपका, पश्चिम में आपका हो गया सूतका गेंडोर, ठीक है। और ये दासक नदी के किनारे है पश्चिम में। और ये पूर्व में जो हो गया वो आपका हो गया आलमगीरपुर। कौन सा हो गया? आलमगीरपुर पूर्व में। पश्चिम में सितका गेंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर। और ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन। उत्तर में जो है वो चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे जो है अखनूर के निकट मांदा, ये जम्मू कश्मीर में। और जो दक्षिणी पूरा स्थल है इसका वो गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में। तो पश्चिम में सूतका गेंदोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांदा और दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ये आपका सर्वाधिक जो है ये पश्चिमी, पूर्व, उत्तर और दक्षिण स्थल थे किसके? सिंधु सभ्यता के, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं लेकिन बड़े नगरों की संज्ञा 6 स्थलों को दी गई है। कौन कौन है वो? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। अब नोट में दिया हुआ है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो पहली ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट थी धौलावीरा, गुजरात में है ये।
जिसके यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो हड़प्पा संस्कृति के, अब चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, बंटवारा हो गया था, भारत और पाकिस्तान। तो ज़्यादातर स्थल जो है वो पाकिस्तान में चले गए। तो उसके पश्चात हमारे देश भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के कारण है और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। प्रश्न पूछ सकता है कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोडरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल भी बंदरगाह था और सुतकोडरा भी बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न काफी आता है कि जूते हुए खेत कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये कालीबंगन से मिलता है। आगे देखते हैं अब हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो स्नानागार जो है वो काफी प्रसिद्ध है, ये मोहनजोदड़ो में है और ये संभवतः जो है ये सिंधु सभ्यता जो है उसकी सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित है क्या, स्नान कुंड। और इस स्नान कुंड में, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, हिंदी में स्नान कुंड और अंग्रेजी में ग्रेट बाथ कहा जाता है। अब यह 11.88 मीटर लंबा है, 11.88 मीटर लंबाई है इसकी, और 7.01 मीटर यह चौड़ा है, और इसकी गहराई 2.43 मीटर है। अग्निकुंड जो है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, तो ये भी प्राप्त हुए हैं लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता। अब 3 मुख वाले देवता कहां से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से। इनको पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति कहा जाता है। उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, तो चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अब इसमें प्रश्न दे सकता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, तो हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। अब प्रश्न हो सकता है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर इनमें से कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं और इनमें से कौन कौन जानवर नहीं पाए जाते हैं। उसमें ऑप्शन में आपको एक बाघ दे देगा, तो बाघ नहीं पाया जाता है। शेर दे देगा तो शेर नहीं पाया जाता है। ये कौन क्या पाया जाता है, तो हाथी है, गैंडा है, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक सिंग वाला पशु मिलता है हड़प्पा में की मोहरों पर। अब बहुत ज़्यादा मोहरे भी प्राप्त होते थे, शायद उनका प्रयोग व्यापार में होता था। व्यापार में जो मोहरों को अंग्रेजी में सील कहा जाता है। तो जैसे जो भी व्यापार हो जाता था, तो उसके बाद व्यापार करने से पहले जो भी वस्तुएं होती थी उसको किसी भी बोरे में या थैली में पैक करके उसके ऊपर एक सील लगाया जाता था, और उसी सील के लिए इन मोहरों का प्रयोग होता था। तो इन सील पर ज़्यादातर मोहरों में एक श्रृंगी पशु प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक आयतकार मुहर में, अब एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जो आयतकार है, रेक्टेंगुलर है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। एक दिखाया गया है कि एक स्त्री है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चान्हुदारो में मिले हैं। जो भी मनके बनाए जाते थे उसके कारखाने लोथल एवं चान्हुदारो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाई से बाईं ओर मतलब ऐसे, दाई से बाईं ओर। और अभी हम लोग अपनी हिंदी देवनागरी कैसे लिखते हैं, बाईं से दाईं ओर, लेकिन ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, और दाईं से बाईं चलती हुई फिर ये बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं, बाईं से दाईं ऐसे चलती थी जब एक से अधिक पंक्तियां होती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। जो सुमेर था
उसकी सभ्यता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब जो नगर होते थे वो ग्रिड पद्धति पे आधारित होते थे। ऐसे रोड्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते थे और यहाँ ग्रिड पद्धति पे घर होते थे और घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क के पीछे खुलते थे और केवल लोथल नगर के, अब लोथल कहाँ है आपका, ये गुजरात में है, तो लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी स्थलों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो है वो पीछे खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये बनमाली से मिला है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग, मुख्य फसल गेहूं और जौ। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ये सारे प्रश्न बन जाते हैं, याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो सबसे मुख्य फसल गेहूं और जौ, सबसे पहली फसल गेहूं और जौ, लेकिन चावल के दाने भी मिले हैं रंगपुर एवं लोथल से, जिससे पता चलता है कि धान की खेती भी होती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। तो प्रथम साक्ष्य लोथल से, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने भी मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो संभवतः घोड़े के अस्थि पंजर जो हैं, एक जानवर है जिसके अस्थि पंजर मिले हैं, संभवतः वह घोड़ा था और वो सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से मिला है। तौल की इकाई जो है, जो भी माप है, उसकी इकाई 16 के अनुपात में थी, मतलब 16, 32, 64 इस प्रकार से थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही किया जाता है। मेसोपोटामिया है जिससे व्यापार होते थे सिंधु घाटी के लोगों के। तो मेसोपोटामिया में बहुत सारे अभिलेख पाए गए हैं जिसमें मेलुहा शब्द का वर्णन है और ये शायद सिंधु सभ्यता के लिए ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। वर्णिक व्यापारी वर्ग के हाथ में शायद इनका शासन था। वैसे ये क्लियर नहीं है, लेकिन संभवतः ऐसा कहा जाता है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जुड़वा राजधानी किसने कहा है, पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। धरती को की ये लोग पूजा किया करते थे, उसको ये लोग उर्वरता की देवी कहते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। सूर्योपासना का अनुमान इससे लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ऐसा सांड जो इसके कुबर निकले हुए हों तो काफ़ी पूजनीय था लोगों के लिए। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ स्त्री की बहुत अधिक संख्या में मिली हैं, तो इससे ये लगता है, प्रतीत होता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। कॉटन और उल इसका मतलब वहाँ उस टाइम में था। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मतलब ब्लैक पॉटरी, जो कि रेड सॉयल, लाल मिट्टी से बने होते थे, उसका ये लोग प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उस समय ऐसे लोहा था ही नहीं, वो एक ब्रॉन्ज या ताम्रकालीन सभ्यता थी, तो तलवार उस समय नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। अब जो शहर होते थे हड़प्पाकालीन, वहाँ 2 होता था
जो एक ऊपरी शहर होता था और एक निचला शहर होता था। तो यहाँ ऊपरी शहर जो होता था वो किले से घिरा हुआ रहता था, और ये जो सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये कुछ विशेष लोगों के लिए होता था। संभवतः इसमें वहाँ का वहाँ के राजा रहा करते होंगे, और निचला जो शहर होता था उसमें आम लोग रहा करते थे, और इसमें कोई किलाबंदी नहीं होती थी। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने व गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। अब हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। तो इस प्रकार दफनाने एवं जलाने दोनों की पद्धति थी उस समय। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं, मतलब जोड़े में समाधियां मिली हैं, युग्म मिली हैं समाधियां। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, और बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने मिले हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु काल में विदेशी व्यापार किससे था देख लेते हैं। आयातित वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? तांबा, तो तांबा जो है वो खेतरी जो कि राजस्थान में है, और बलूचिस्तान और ओमान से तांबा जो है वो आयात किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक से, कर्नाटक में कोलार के आजकल सोने की खान है, तो वहाँ कर्नाटक से भी सोना। अफगानिस्तान से और ईरान से, तो अफगानिस्तान ईरान से चांदी, अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से सोना। अफगानिस्तान और ईरान से टिन, तो टिन और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान ईरान और कर्नाटक से सोना। गोमेद जो है वो सौराष्ट्र गुजरात से। लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से, और सीसा जो है वो ईरान से आयात किए जाते थे। अब सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला था। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। तो दोनों पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। चाणहुदारो सिंधु नदी के किनारे, तो दोनों देख लें, रो जिसके लास्ट में है तो वो दोनों सिंधु नदी के किनारे। और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाबशाह जिला। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कोटदीजी जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला में है ये। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है ये सुतका गेंडोर। बनमाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर। और सोतकाह जो है वो सादीकौर नदी के किनारे, दक्षिण बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में अभी है। अब एक बार हम लोग यहाँ ये भी देख लेंगे कि किसकी जो प्रमुख स्थलें हैं उसके उत्खननकर्ता कौन से हैं, तो एक बार उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ हड़प्पा जो है उसको दयाराम साहनी, मोहनजोदारो जो है दूसरा उसके राखल दास बनर्जी। हड़प्पा में दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, और व्हीलर 1946 में। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में, और व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, और व्हीलर 1930 में। चाणहुदारो जो है मैके 1925 और एन.जी. मजुमदार 1931। कालीबंगन अमलानंद घोष 1951 में, बीवी लाल एवं बी.के. थापर 1961 में। कोटदीजी फजल अहमद 1953 में। रंगपुर
रंगनाथ राव 1953-54 में, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 में, लोथल रंगनाथ राव 1954 में, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के मकरान में जो स्थित है, ऑरेल स्टाइन 1927 में, बनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, धौलावीरा जेपी जोशी 1967-68 में और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में, और सोतका जॉर्ज डेल्स 1962 में। ऊपर के 4 जो हैं वो आपको के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के 4 जो हैं उनके उत्खननकर्ता पूछ देता है एग्जाम में, तो वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी के इम्पॉर्टेंट नहीं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं वैदिक सभ्यता में। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा गया है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।